नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। ठाकुर विराट, उसके बाद में स्वाति आर्चर के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और आप जानते हैं कि आज है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और इस प्रैक्टिस सेट में फिर मैं आपको स्टार्ट करूंगी आपका जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वहां से। ठीक है, और जल्दी जल्दी से लाइव आएंगे सभी लोग, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर जरूर कर देंगे। फटाफट से एक बार लाइव आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए फटाफट से और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी क्लास। और ये है आपकी क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यूआरएल क्या है। यूआरएल किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, यूआरएल क्या है? एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अ वेब ब्राउजर, सर्चिंग इंजन। बच्चा कह रहा है सी होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी होगा और कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं मैम, यहां पर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द ऑन द इंटरनेट। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपने एक सुना होगा वर्ल्ड वाइड वेब, सुना है, जिसे आप कहते हो WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। और प्यारे बच्चे, वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का उस वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल कहलाता है। यूआरएल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा जी? आंसर होगा आपका ए। ठीक है, थैंक यू तनु, थैंक यू सो मच, थैंक यू त्रिषा, थैंक यू सो मच। चलिए, अब अगर हम आगे बात करते हैं बेटा तो अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या है। आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि आपकी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा कह रहा है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे 1964 होगा। 1964 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। और प्यारे बच्चे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक किसके तहत की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक्ट, विकास बैंक एक्ट 1964 के तहत, 1964 के तहत, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी संस्था है, अगर बात करोगे पूरी डेट तो 1 जुलाई 1964। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बताइए जल्दी से, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बताइए जल्दी से। मुंबई, नीलू कह रही है मुंबई, तनु कह रही है मुंबई, सिया, सोनम, सबने कहा है मुंबई। तो बिल्कुल बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। आगे आइए अगला। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में विज्ञान से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई। नए प्रतिमानों की स्थापना की गई।
और बेटा मुझे पता है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा गुप्त काल। क्या आंसर होगा? डी। अब जल्दी से मुझे बताइए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया मैम, संस्थापक थे श्री गुप्त। ठीक है, और बताइए ये कौन थे? श्री गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कौन से चंद्रगुप्त थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें आप कहते हैं, जिन्होंने एक उपाधि ली थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ली थी। और बेटा जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने चलाया था राजा रानी का सिक्का। राजा रानी का सिक्का, और ये सिक्का किसका था बेटा? तो आप कहोगे सोने का। और ये इन्होंने कब चलाया था? तो अपने विवाह के अवसर पर। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है, जल्दी से बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? वाइफ ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से, क्या नाम है बेटा जी? बताइए, इनकी वाइफ का नाम आपको बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया मैम, कुमार देवी इनकी वाइफ थी। ठीक है, कुमार देवी। और बेटा जी ये किस वंश की थी? तो आप कहोगे लिच्छवी वंश से थी। लिच्छवी वंश से इनका संबंध था। और चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे का नाम था बेटा जी समुद्रगुप्त, जिन्हें आप कहते हो भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन जिन्हें आप कहते हो। और बेटा आपके जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं, इनके पिता का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच। और घटोत्कच के पिता का नाम था श्रीगुप्त। इनके पिता का नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। मैम साइड में होकर लिखा करो। जी बेटा साइड में होकर, लेकिन अब पूरी क्लास में हम साइड नहीं रह सकते ना, कि ये पता ही ना चले कि मैं क्लास में हूं भी या नहीं हूं। ठीक है, तो जब आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई मैं क्लास में प्रेजेंट हूं, तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि हाँ मैम कहीं गई नहीं है, मैम यहीं पे है। तो बीच बीच में ऐसा आना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब मुझे ये बताओ कि जब शपथ से क्वेश्चन है तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहोगे इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो आप इनका भी आंसर करोगे कि राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इनको भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बेटा जी भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के अंदर है, अनुच्छेद 60 में इनकी शपथ दे रखी है। अब इसी बात पर मुझे बताओ कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीशों को शपथ, इनको शपथ कौन दिलाता है? बताओ जल्दी से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने कहा राष्ट्रपति और बहुत सारे बच्चों ने कहा राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम करते हैं राज्यपाल, यानी कि गवर्नर, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति जो आपके हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति बेटा संविधान के किसमें? पार्ट 5 का हिस्सा है। और आपके राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के कौन होते हैं? नाम मात्र के प्रधान होते हैं।
नाम मात्र के प्रधान होते हैं, यानी नाम के प्रधान, क्योंकि वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और ये बात आपको याद रखनी है कि संघ कार्यपालिका की जितनी शक्तियां हैं सब राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग वो मंत्री परिषद की सहायता से करते हैं। आर्टिकल 53 बच्चा पहले ही आंसर कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, आर्टिकल 53 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अगला, और हाँ, आपका जो उपराष्ट्रपति जी हैं इनकी शपथ कहां पर है, तो इनकी शपथ आर्टिकल 69 में है। पीएम की और अटॉर्नी जनरल की जो शपथ है वो आपकी कहां पर, पीएम की मैम शेड्यूल 3 में है, अनुसूची 3 में है। मंत्री परिषद की शपथ भी अनुसूची 3 में है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जल्दी से अगले प्रश्न का उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो बिल्कुल बेटा जी आपके रिपन को कहा जाता है, और रिपन का जो कार्यकाल है वो 1880 से लेकर 1884 तक है, और इसके समय में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत हुई थी वो 1882 में, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसके समय पर हो गई थी। स्थानीय स्वशासन का संबंध बेटा यहाँ पर किससे है, पंचायत से है, और जब हम पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत संविधान के पार्ट 9 या आप कह सकते हो भाग 9 में है, और आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ तक है। ठीक है, और पंचायत के लिए जल्दी से बताइए कौन सा संशोधन किया गया था, संशोधन कौन सा किया गया था, आपकी पंचायत कितने स्तर पर होती हैं, और आपको बताना है कि पंचायत की शुरुआत कहां से हुई थी, पंचायत की शुरुआत बच्चे कहां से हुई थी, ये आपको बताना है कि पंचायत की शुरुआत कहां से हुई थी। तो आपने बोला कि मैम 73वां संविधान संशोधन 1992, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। और आपका स्तर कितने हैं, 3 है मैम, एक बनती है ग्राम स्तर पर, एक बनती है प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर, और एक बनती है मैम जिला स्तर पर। और पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मैम राजस्थान नागौर से हुई थी, राजस्थान में नागौर जिले से हुई थी बेटा, और ये कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। और नागौर में कौन सा गांव था, तो बेटा जी बगदरी गांव से हुआ था, बगदरी गांव था। इसी बात पे मुझे बताइए कि त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया था, त्रिस्तरीय जो पंचायत है आपकी, इसका सुझाव किसने दिया था, किस कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन की थी, मुझे आप लोगों से इस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैम बलवंत राय मेहता जी ने की थी, बलवंत राय मेहता जी। और बेटा जो पंचायत है ये आपका 11वीं अनुसूची का विषय है, 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल में है, और पंचायत बेटा स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में ये आती हैं, और इसके अंदर 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, मेयो के समय पे क्या हुआ था, तो प्रथम जनगणना हुई थी मेयो के समय पे, बताइए कब हुई थी, प्रथम जनगणना मेयो के समय पे हुई थी, बताइए कब हुई थी। और बेटा जी करजन के समय आप जानते हो कि बंगाल विभाजन हुआ था, ये करजन के समय की घटना है। मिंटो की बात करते हैं तो बार्ले मिंटो सुधार मिंटो के समय आया था। बहुत बढ़िया कि मैम प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, और इस 1909 में मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर क्या दिया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। ठीक है, और आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न इस तरह के बनते हैं। अगला है भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है, तो वो कौन सी योजना है जिसका नाम पहले कुछ और था और अब कुछ और है, तो बिल्कुल सही है मैम इंदिरा आवास योजना, इस योजना का पहले नाम हुआ करता था और अब इस योजना को हम कहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।
अब ये जो इंदिरा गांधी आवास योजना है बेटा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। और बेटा आपकी जो यहाँ पे प्रधानमंत्री वाली योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जब इसका नाम किया गया था तो ये लॉन्च हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2016 से। 1 अप्रैल 2016 को, सॉरी, 1 अप्रैल 2016 में। अब इसी बात पे मुझे बताइए, पीएम प्रधानमंत्री या पीएम शहरी आवास योजना ये कब शुरू हुई थी? शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? चलो, ग्रामीण वाली मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी कि पहले नाम क्या था, पहले शुरू हुई थी तो बेटा, और जो नाम चेंज किया गया था, जो नाम बेटा यहाँ पे परिवर्तित किया गया था वो 2016 में ही किया गया था। तो अब मैंने आपसे पूछा है ग्रामीण आपकी बता दी, तो शहरी आवास योजना बेटा 25 जून 2015, क्या बोलोगे? 25 जून 2015 को पीएम आवास योजना शहरी जो आपकी शुरू हुई है वो कब हुई है? तो आप कहोगे 25 जून 2015 को मैम ये योजना शुरू की गई है। और बेटा जी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे कि मैम इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग होते हैं उनको आवास उपलब्ध कराना, उनको आवास की सुविधा देना। किस क्षेत्र में? तो मैम ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी योजना चलाई गई है। तो भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए ये आपकी बनाई गई है और ये एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो बेटा जी वो कौन सी उपाधि थी? नाइटहुड की उपाधि थी, या सर की उपाधि भी इसे कई बार बोलते हैं। और ये इन्होंने वापस की थी जलियांवाला बाग नरसंहार में। जल्दी से बताइए कि ये घटना कब हुई थी? ठीक है, और ये घटना कब हुई थी? यहां पर गोली किसने चलवाई थी? गोली किसने चलवाई? ठीक है, और ये आपकी जो घटना हुई थी, ये घटना आपकी किस दिन हुई थी? दिन कौन सा था? और बेटा जी कौन सा शहर था? ठीक है, कौन सी जगह थी, कौन सा शहर या गांव था, कुछ भी आप समझ लो। तो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। आपके निहत्ती भीड़ पर गोली चलवाई थी जनरल डायर ने। और दिन कौन सा था? तो मैम वैशाखी का दिन था। और कहां पर हुई थी? तो अमृतसर पंजाब में। यहां पर एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक का, अमृतसर पंजाब में, उस बैठक का जो बाइकॉट है मतलब बहिष्कार, वो अंग्रेजी सरकार ने किया। और अंग्रेजी सरकार ने जब बाइकॉट किया तो अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भैया बैठक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे भारतीयों ने कहा कि बैठक तो होगी। और बैठक हुई तो जनरल डायर ने विदाउट वार्निंग निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। फिर एक अगला आपका दे रखा है काकोरी कांड, जिसको हम बोलते हैं, अब इसका नया नाम है काकोरी एक्शन प्लान। क्या बोलते हो आप इसको? काकोरी एक्शन प्लान आप इसको बोलोगे। अब मुझे ये बताओ, काकोरी एक्शन प्लान जो आप पढ़ते हो ये कब हुआ था? पूरी डेट देखते हैं, कौन बच्चा बताएगा। और बहुत बढ़िया, मिराज बिल्कुल सही है कि मैम 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? तो आप कहोगे मैम गोरखपुर यूपी में काकोरी नामक स्थान पर ये घटना आपकी घटी थी, गोरखपुर यूपी के अंदर, जिसमें आपकी सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन ट्रेन को एचआरए के सदस्यों ने लूटा था। एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कहां पर? तो आप कहोगे कानपुर में। और इसी के सदस्यों ने इस ट्रेन को लूटा था और यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आप कहोगे काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, इसका नाम कर दिया है। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी आप, सॉरी, सहारनपुर से, एक मिनट, एक कंफ्यूजन हो गई है, एक मिनट रुकिएगा। यहां पर गोरखपुर नहीं, गोरखपुर में तो ये हुआ था आपका चोरा चोरी कांड। ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1905 को सहारनपुर से लखनऊ,
सके, सहारनपुर से लखनऊ वाला, लखनऊ करना बेटा इसको। सहारनपुर से कहाँ आ रही थी, लखनऊ, और लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पड़ता है, काकोरी नामक स्थान, ठीक करना बेटा, ठीक है। और आपकी जो चोरा चोरी की घटना हुई थी, ये हुई थी बेटा जी गोरखपुर यूपी में। कहाँ हुई थी, गोरखपुर यूपी में। और भगत सिंह जी को फांसी कब हुई थी, तो मैम 23 मार्च 1931 में। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि जो भगत सिंह जी थे, इनको फांसी किस किस उसमें हुई थी, मतलब किस गुनाह के लिए इनको फांसी की सजा दी गई थी। और इनके साथ साथ में सुखदेव जी को भी दी गई थी, और इनके साथ में राजगुरु जी को भी फांसी दी गई थी। तो आप मुझे बताइए कि इन तीनों लोगों को फांसी की सजा किस केस में, बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने लिखा है लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। और लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, तो मैम इसमें इन्होंने क्या किया था, जो आप बताओ किसकी हत्या की थी इन लोगों ने, किसकी हत्या की थी बताइए। आपका जो हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस जिसको आप कह रहे हो, उसमें किसको, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने मार दिया था। कौन व्यक्ति था वो बताइए, कौन व्यक्ति था, सैंडर्स की हत्या की थी। वेरी गुड, किसकी हत्या की थी, सैंडर्स की। क्यों की थी, क्योंकि ये लोग बदला लेना चाहते थे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का। और इसकी हत्या इन लोगों ने की थी 17 दिसंबर 1928 को, और इसी को कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है बच्चे, आगे आइए, अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन देश शहर में शुरू हुआ, बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया कि मैम बंबई में, और आज आप इसको क्या कहते हो, मुंबई, मुंबई कहा जाता है। देखो ध्यान से सुनना, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस, जिसे आप आईएनसी भी जानते हो, ऑल इंडिया कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान में हुई, ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। भारत छोड़ो प्रस्ताव को यहां कुछ संशोधनों के साथ, कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार किया गया। और बेटा यहीं से फिर 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत से पहले, शुरुआत से पहले रात में अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने सभी प्रसिद्ध नेताओं को, सभी प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और गिरफ्तार बताइएगा कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत अरेस्ट किया, जिसमें गांधी जी जैसे और भी बहुत सारे नेता थे। और बेटा जी इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, डू एंड डाई। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
और ये आंदोलन प्यारे बच्चे काफी बड़ा आंदोलन था। और ध्यान रखना, कहा जाता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसी ने नहीं किया था। ये आप कहोगे कि मैम ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, मतलब अपने आप चलने वाला यह आंदोलन था। यहाँ पे लोगों ने किसी की लीडरशिप का इंतजार नहीं किया। लीडरशिप करता भी कौन भैया, सारे नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल, जिस समय यह आंदोलन हुआ मैम वायसराय कौन था, तो बेटा जी वायसराय लिख लो। जिस समय यह आंदोलन हुआ भारत का वायसराय लिन लिथगो था। लिन लिथगो। और यह आंदोलन हुआ था क्रिप्स मिशन आने के बाद। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, बताइए जल्दी से। और जो बच्चे ये कह रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बेटा इतिहास में, पॉलिटी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं रेलवे ने। दिल्ली सल्तनत से आरपीएफ में क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अलावा मुगल से आपका क्वेश्चन था, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में ये देखने के लिए मिलते हैं। तो बिल्कुल सही है कि मैम विष्णु शर्मा ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है पंचतंत्र। राज तरंगिणी किसने लिखी थी, कल्हड़ ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य ने। बताइए अर्थशास्त्र किस पर आधारित पुस्तक थी, इंडिका किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने। और भी पुस्तक मैं आपसे पूछ लेती हूं, यहां से लिखना शुरू करती हूं और यहां तक जितनी आ जाए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बहुत सिंपल क्वेश्चन कि महाभारत को किसने लिखा था, मैं पूछूं रामायण को किसने लिखा था, मैं पूछूं रामचरितमानस को किसने लिखा था, मैं अगर आपसे बेटा ये पूछने लग जाऊं कि आपका अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था, मैं अगर आपसे पूछने लग जाऊं कि मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से, किस किसने कौन सी पुस्तक लिखी। अगर मैं आपसे पूछने लगूं यहां पर कि मुझे ये बताओ रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, अगर मैं पूछूं अकबरनामा किसने लिखी थी, अगर मैं पूछूं बाबरनामा किसने लिखी थी, अगर मैं पूछूं हुमायूंनामा किसने लिखी थी, अगर मैं आपसे बेटा यहाँ पर ये पूछने लग जाऊं हुमायूंनामा के अलावा कि आपकी एक और बुक है, जैसे आपका क्या कहते हैं, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी थी, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी थी, किरातार्जुनियम किसने लिखी थी, किरातार्जुनियम ये आपकी किसने लिखी थी, किरातार्जुनियम किसने लिखी थी। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैम ये और भी मैं आपको पूरा बुक भर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर महाभारत मैम वेद व्यास जी ने लिखी थी और महाभारत को बेटा जी जय संहिता कहा जाता है, जय संहिता इसको कहा जाता है। मुझे बताइए महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है। रामायण किसने लिखी है मैम, वाल्मीकि जी ने, और ये संस्कृत में लिखी गई। रामचरितमानस को अवधि में लिखने वाले हैं तुलसीदास जी। तो रामायण जो आपकी अवधि में जब लिखी गई तो इसे रामचरितमानस, कितने पर्व हैं, 18, बहुत बढ़िया। अभिज्ञान शकुंतलम और ये आपकी किसने लिखी है, तो आप कहोगे कालिदास जी ने। किसने लिखी है बेटा, कालिदास जी ने लिखी है। आपकी रेहला बुक किसने लिखी है, इब्न बतूता ने लिखी है। अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। बाबरनामा किसने लिखी है, तो मैम बाबर ने लिखी है। किसने लिखी है, बाबर ने बाबरनामा को लिखा है। हुमायूं नामा को मैम गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम। और देवी चंद्रगुप्तम को किसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है। और बेटा जी किरातार्जुनियम को किसने लिखा है, तो मैम इसको भारवी ने लिखा है। ये सारे क्वेश्चन बेटा बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन का आपके बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग आपकी स्क्रीन
बहुत बढ़िया। आपका पूछा है कि जो लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है और ये क्या करता है, झूठ पकड़ता है। झूठ पकड़ने वाला उपकरण है ये, झूठ पकड़ने वाला उपकरण, और इसको कहते हैं पॉलीग्राफ। अगर आपने ये आंसर किया है तो बिल्कुल सही किया है। इसको क्या कहते हैं बेटा जी, पॉलीग्राफ कहते हैं। और सिस्मोग्राफ में क्या होता है, तो मैम सिस्मोग्राफ में भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। अब आप मुझे बताइए कि बैरोग्राफ में क्या किया जाता है। बैरोग्राफ में क्या किया जाता है बेटा, बताओ। जो आपका बी ऑप्शन है बैरोग्राफ, तो बताइए इसमें क्या किया जाता है। क्या किया जाता है, तो मैम जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल दाब में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। ठीक है, ये आपके यहां पर आंसर्स हैं। उसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी थी। आप ये भी बताइएगा कि पहले मतलब 1989 से पहले कितनी थी, ये भी बताइएगा। किस संशोधन द्वारा घटाई गई, किस संशोधन द्वारा घटाई गई। आपने आंसर किया होगा 18 वर्ष, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न। फिर बताइएगा मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है। फिर बताइएगा कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, मतदान कर सकता है। ये आपके किस आर्टिकल में कहा गया है। मतदान कर सकता है यदि उसकी आयु 18 या 18 वर्ष से ज्यादा है। तो देखो कितना आपका, पहले कितनी थी 21 से घटाकर कितनी की गई 18, और 61वां संविधान संशोधन 1989। यह आपको ध्यान रखना है। मतदान का अधिकार बेटा एक राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है, और इसके लिए आपका आर्टिकल 326 परमिशन देता है। और इसी बात पर बताइए कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। और बेटा अगर मैं बोलूं कि 21 वर्ष आयु किसकी होती है, तो नगर पालिका और पंचायत सदस्य की, नगर पालिका और पंचायत सदस्य, इनकी आयु 21 वर्ष होती है न्यूनतम। और 25 वर्ष किसकी होती है, तो बेटा लोकसभा और विधानसभा सदस्य की, विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। आप सभी ने बोला होगा कि मैम 25 जनवरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, जल्दी से आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, बताइए। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, बताइए। बहुत बढ़िया मैम, आंसर आ गया है कि फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब खाद्य और अनाज उत्पादन में बेटा वृद्धि करने के लिए। और स्पेशली इसमें कौन सा अनाज, तो विशेषतः गेहूं और चावल। क्या किया गया था, विशेषतः है गेहूं और चावल, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, इनकी
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और मुझे बताइए कि इस हरित क्रांति के अंदर किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया गया था। बीज का प्रकार बेटा जी बता दीजिए मुझे। बीज का प्रचार बीज जो है उसका किस प्रकार का बीज यहां पर यूज किया गया था, मुझे ये भी आप ही से जानना है। ठीक है, किस प्रकार का था, तो आप कहोगे HYB बीज था मैम, HYB बीज। ठीक है, HYB बीज ये आपका यहां पर था। अब आगे सुनिए, अगर मैं बात करती हूं तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहोगे 1960 के दशक में, 1960 के दशक में। और बेटा हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में कौन है तो आप बताओ, और भारत में कौन है तो भी आप बताओ। अब यहाँ पे मछली उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, पहले आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताओ। तो आप कहोगे नॉर्मन बोरलॉग। कौन था, नॉर्मन बोरलॉग मैम यहां पर थे। और बेटा जी भारत में MS स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन। अब मुझे जल्दी से बताइए बेटा कि आपका मछली उत्पादन नील क्रांति, ठीक है, नील क्रांति से संबंधित था। और दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित थी, तो आप कहोगे मैम श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये आप कहोगे कि इसका संबंध, दुग्ध क्रांति का संबंध दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने से था। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्रांतियों से, जी हाँ, गुलाबी क्रांति हो गई आपकी, लाल क्रांति हो गई, तो ये क्रांतियां किस किस से संबंधित थी, पीली क्रांति किससे संबंधित थी, ये सब बच्चे पूछा जाता है, ये सब आपके एग्जाम में बच्चा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखोगे। आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ जी, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित थी। अगला है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। अब मैं, आप पहले मुझे आंसर बता दो, फिर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 1932, एक मिनट रुकना, बस एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना। चलिए देखिए, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पे 1932 में क्या हुआ था, पूना समझौता। देखो एक आप यहां पे एक चीज सुनोगे कि एक था आपका ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, और इसने क्या किया था, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, जिसे आप कहते हो कम्युनल अवार्ड, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो कम्युनल अवार्ड। इसकी घोषणा करने वाला कौन था, तो मैम वो था यहां पर हम कह सकते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। और रैमजे मैकडोनाल्ड प्यारे बच्चे, जो इसने घोषणा की थी, ये कब की थी, तो आप कहोगे कि घोषणा की थी 16 अगस्त, मैं वहीं लिखती हूं, घोषणा इसने की थी 16 अगस्त 1932 को। और इस घोषणा में इसने कहा था कि इसमें क्या दिया जाएगा, दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, यानी यहां पर इन्होंने हिंदुओं को बांटने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ही गांधी जी को इस घटना का पता चला, ये घटना पता चली, तो गांधी जी ने कर दी भूख हड़ताल। गांधी जी ने क्या कर दिया, भूख हड़ताल, यानी कि डेथ स्ट्राइक यहां पर, या आप कह सकते हो फास्टिंग शुरू कर दी, भूख हड़ताल शुरू की। और प्यारे बच्चे किसके विरोध में, इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। और जब गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की थी, तो गांधी जी कहां पर थे, यरवदा जेल पुणे में थे। कहां पर थे, यरवदा जेल पुणे में। अब गांधी जी को मनाना आसान नहीं था, तो फिर अंबेडकर जी को मनाया गया। और बेटा ध्यान से सुनिएगा, सितंबर 1932 में,
सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था बेटा पूना समझौता। के बीच में क्या हुआ था? तो आप कहोगे कि मैम हुआ पूना समझौता। और इस पूना समझौता की शर्त ये थी कि पृथक निर्वाचक मंडल तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा? इसमें किया गया कि जो आपका प्रांतीय विधान मंडल था, प्रांतीय विधान मंडल में जो दलितों की सीटें थी, यानी प्रोविंस लेजिस्लेचर के अंदर इन्होंने क्या किया? सीटों की संख्या, सीटों की संख्या बढ़ा, सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर, 71 से बढ़ाकर, और इसको कितना कर दिया था बताइए? 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? कुछ क्वेश्चन तो आप भी बताओगे। तो बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने लिखा है कि आपका 148, 148 यहां पर आपकी कर दी गई। और बेटा बोला गया, इसके अलावा बोला गया कि जो केंद्रीय विधान मंडल है, केंद्रीय विधान मंडल यानी आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसमें कहा गया कि कुल सीटों का 18% दलितों को दिया जाएगा। कुल सीटों का 18% किसको होगा? दलितों को। ठीक है बेटा, तो ये यहां पर सारी चीजें थी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने कि आखिर क्या था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां से क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, कब हुआ था? ठीक है, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? ठीक है, और आपकी यहां पर जीत किसकी हुई थी? किसने यहां पर एक गद्दार होने का परिचय दे दिया था? मतलब जैसे पिक्चर में विलन होते हैं, तो यहां पर भी एक विलन बैठा हुआ है जो छुप कर बैठा हुआ है। तो मैम यहां पे नवाब तो था सिराजुद्दौला इस समय बंगाल का। और कब हुआ था ये? तो आप कहोगे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की तरफ से इसमें क्लाइव था। और जीत किसकी हुई थी? तो जीत मैम अंग्रेजों की हुई थी। और इनकी जीत का कारण क्या था? सुन लो, जो सिराजुद्दौला है इसका सेनापति था, ये सेनापति था कौन? तो आप कहोगे कि ये मीर जाफर। और इस मीर जाफर ने क्या कर लिया? इस रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया। और इस मीर जाफर ने जो क्या कर रहा था? आपके नवाब की सेना का नेतृत्व कर रहा था, ये क्लाइव की तरफ जाकर मिल गया। और यही कारण था कि इस वजह से जो सिराजुद्दौला है वो इस युद्ध को हार गया था और क्लाइव इस युद्ध को जीत गया था। मीर जाफर की वजह से। क्यों किया इसने? क्योंकि क्लाइव ने इसको कहा कि अगर तुम नवाब को हटाने में हमारा साथ दोगे तो हम क्या करेंगे? तुम्हें नवाब बना देंगे। कब तक सेनापति बन के रहोगे? हम तुम्हें नवाब बनाएंगे, तुम हमारा साथ दो। तो ये आपका मीर जाफर ने ऐसा किया था। और युद्ध क्यों हुआ था अंग्रेजों और नवाब के बीच में? क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे? इनको जो व्यापारिक छूट दी गई थी उसका ये मिसयूज कर रहे थे। और नवाब ने कई बार इन्हें बॉन्ड किया लेकिन ये नहीं माने। ठीक, उसके बाद में बेटा एक नाम दिख रहा होगा मीर कासिम। तो एक हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, और बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो इसमें कौन कौन था? तो एक तरफ तो था मुनरो, जिसको कहते हो आप हेक्टर मुनरो, ये अंग्रेजों की तरफ से था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। और इसके अगेंस्ट में 3 लोग थे जिसमें एक नाम आता है मीर कासिम का। और मीर कासिम कौन था? तो बेटा मीर जाफर को पहले इन्होंने क्या बना दिया? सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफर तो निकम्मा निकला, उसको कोई मतलब ही नहीं था कामकाज से। तो फिर इन्होंने इसको हटाकर मीर कासिम को बना दिया। पर मीर कासिम ने इनकी बातों को नहीं सुना। मीर कासिम अपने डिसीजन लेने लगा, तो इन्होंने मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बिठा दिया। तो क्या हुआ कि मीर कासिम ने इनके खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये बंगाल का नवाब था। इसमें इसका साथ किसने दिया था? शुजाउद्दौला। बेटा सिराजुद्दौला अलग है और शुजाउद्दौला अलग है। और शुजाउद्दौला कौन है? तो ये आपका अवध का नवाब है। और एक था यहां पर मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। मुगल सम्राट था बेटा जिसका नाम था शाह आलम सेकंड। इन तीनों को किसने हरा दिया?
तो मैम यहां पर भी अंग्रेजों की जीत हुई। अब यहां पे दोनों युद्ध क्यों बताया आपने? इसलिए बताए हैं क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था, इससे क्या हुआ था? अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजी शासन की एक तरीके से कह सकते हो कि इस युद्ध की जीत ने अंग्रेजी शासन की नींव रख दी थी, यानी यहां से शुरुआत हो गई थी। और बेटा जी जो बक्सर का युद्ध था, जब 3 लोगों को एक साथ आया, तो इस बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित किया। भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित कैसे हो गया? क्योंकि यहां पर जब इनकी हार हुई, तो बेटा जी इसके बाद ये बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो आप कहोगे मैम बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इस युद्ध के बाद में शाह आलम सेकंड के साथ में और क्लाइव के साथ में हुई थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि, और इलाहाबाद की संधि बेटा हुई थी 1765 में क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में, जिसमें आपके शाह आलम सेकंड ने क्या किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अधिकार प्रदान कर दिए थे, और यहीं से अंग्रेजों की क्या हो गई? तो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान है। हाँ, 2 संधि हुई थी। दूसरी संधि हुई थी बेटा जी सुजाउद्दौला के साथ में। ठीक है, दूसरी संधि हुई थी सुजाउद्दौला के साथ में, बिल्कुल सही है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है कि मैम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ईवीएम का हम कहेंगे। और बेटा इसे क्या किया गया? 2 यूनिटों से तैयार किया गया, 2 यूनिटों से तैयार। ठीक है, और वो 2 यूनिट कौन कौन सी थी? तो आप कहोगे 2 यूनिटों से तैयार किया गया, तैयार किया गया। देखिएगा, पहला अगर हम बोलेंगे तो नियंत्रण इकाई और बेटा मतदान इकाई, और मतदान इकाई। ठीक है, इससे इन्हें क्या किया गया था? तो आप कहोगे इससे मैम इसे तैयार किया गया था। और बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसका पहली बार यूज कहां हुआ था, ये आप बताएंगे। यूज कब हुआ था ये मैं बता देती हूँ, यूज कहां हुआ था ये आप बताएंगे। तो पहली बार यूज हुआ था 1982 में। कहां पर हुआ था ये आप बताएंगे? केरल में। ठीक है, केरल के अंदर किस चीज में? तो केरल में विधानसभा चुनाव में, केरल में विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? पूछा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो बताइए बेटा किसका होता है? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो वर्कशीट्स। क्या होगा बेटा आंसर? वर्कशीट्स का, वर्कशीट का एक संग्रह होता है। और प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपका एक्सेल फाइल जिसे अक्सर वर्कबुक के नाम से वर्कबुक के रूप में जाना जाता है, जिसे अक्सर वर्कबुक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला अगर मैं बात करती हूं, जाना जाता है में एक या अधिक, जाना जाता है में एक या अधिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट शामिल होती है, या वर्कशीट शामिल होती है। ठीक है, आगे सुनिएगा, वर्कशीट में प्रत्येक बॉक्स के सेल के रूप में जाना जाता है, सेल के रूप में जाना जाता है।
पूरा इसलिए लिखवा रही हूं ताकि आपको इसका हर एक चीज पता चल जाए। ठीक है, जाना जाता है वर्कशीट के शीर्ष पर, वर्कशीट के शीर्ष पर A to Z कॉलम रेफरेंस बनाते हैं। A to Z कॉलम रेफरेंस बनाते हैं, रेफरेंस बनाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सब जानते हैं, सबको पता है कि भैया कौन थे, जल्दी से बता दो। सुनीता विलियम्स कौन थी? तो भारतीय मूल की सेकंड महिला थी। ये कौन थी? भारतीय मूल की सेकंड महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। और यहां पे आंसर होगा राकेश शर्मा। ये आपके कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपके राकेश शर्मा जी थे। और बेटा जी राकेश शर्मा जी की जब हम बात करते हैं तो ये कब गए थे? 1984 में। तो ये राकेश शर्मा जी आपके भारतीय मूल के थे। अब बताइए फर्स्ट फीमेल इंडियन कौन थी? भाई फर्स्ट फीमेल इंडियन बताइए बेटा कि आपकी कौन होंगी, ये आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है फर्स्ट आपको बताना है कौन गया था, फर्स्ट मेल। ठीक है, फर्स्ट मेल कौन गया था और फर्स्ट फीमेल कौन गई थी, ये दोनों प्रश्न भी आपको बताने हैं। तो आपको पता है कि मैम इंडियन की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट में तो कल्पना चावला जी हैं। ठीक है, और पुरुष में हो गए आपके राकेश शर्मा जी, कल्पना चावला जी। और बेटा जी फर्स्ट मेल अगर केवल पूछा जाए तो बिल्कुल सही है मैम, यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गगारिन, सॉरी। और ये कहाँ के थे? तो रूस के थे। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट फीमेल तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, टेरेस्कोवा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो आपका मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपने करे होंगे। क्या मैम ऐसा क्वेश्चन आता है? तो बेटा जी बिल्कुल आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? तो बिल्कुल आता है ऐसा क्वेश्चन। और अगर आपने आंसर किया है कि मैम 5 जून इसका आंसर होगा तो बिल्कुल सही है। अब आपको पता होगा कि पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या रीजन है? तो बेटा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए आप इसको मनाते हो, जागरूकता के लिए आप ध्यान रखेंगे। अब इसी बात पे मुझे बताइए कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपका कब सेलिब्रेट होता है? इसी बात पर आप मुझे बताएंगे राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस आपका कब सेलिब्रेट होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस सॉरी बेटा, बिल्कुल सही है कि मैम ये हो जाएगा 21 जून। और राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस क्या होगा बेटा? 29 जून। ठीक है, 29 जून होगा। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि मजदूर या श्रम दिवस बताओ, मजदूर या श्रम दिवस कब सेलिब्रेट होता है? उसके बाद में बताओ आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? और एक आप बताओ मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट होता है? मानवाधिकार दिवस ये आपका कब सेलिब्रेट होता है? एक मुझे बताओ पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट होता है? एक मुझे बताओ कि आपका जल दिवस, ठीक है, ये आपका कब सेलिब्रेट होता है? ठीक, आप बताओ जल्दी जल्दी। तो सबके आंसर आपने करे होंगे। जैसे मजदूर दिवस आपका 1 मई को सेलिब्रेट होता है और आपका विश्व स्वतंत्रता दिवस 3 मई को सेलिब्रेट होता है।
ठीक है, ये आपका 3 मई को। और मानवाधिकार दिवस कब होता है? तो मैम ये होता है हमारा 10 दिसंबर को। और पृथ्वी दिवस कब होता है? तो ये होता है 22 अप्रैल को। अब मुझे बताओ कि वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है? 22 मार्च को। कब सेलिब्रेट होता है? 22 मार्च को। मुझे बताओ राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस बेटा हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं बताओ? राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मैम 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर। तो 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय यूथ दिवस। बताइए भारतीय सेना दिवस कब सेलिब्रेट होता है? भारतीय सेना दिवस ये भी बता दो, भारतीय सेना दिवस कब सेलिब्रेट होता है? तो बच्चा कह रहा है यहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी वाले बच्चे सही कह रहे हैं। भारतीय सेना दिवस बेटा आपका 15 जनवरी को। और एक लास्ट मुझे बता दो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, बताइए ये कब आपका मनाया जाता है? तो आपने मुझे आंसर कर दिया होगा, उम्मीद है कि 8 मार्च। 8 मार्च आपने आंसर कर दिया होगा। बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं बेटा और अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बेटा ये आपको बता दूं, ज्ञान और अनुसंधान, ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। नॉलेज एंड रिसर्च का, ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र आप यही है। ठीक है। और बेटा इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1784 में। आप बताएंगे संस्थापक कौन था? आप बताएंगे संस्थापक कौन था? बताइए संस्थापक कौन था? विलियम जोन्स था मैम। कौन था बेटा? विलियम जोन्स। चलो अब आप मुझे कुछ और प्रश्न के उत्तर बताएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे। आप बताएंगे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएफ में आपके सोशल रिफॉर्म्स से, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और आप मुझे बताएंगे यहां पर कि आपका जो है एक और था जो, एक मिनट रुक जाइए, आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, और हाँ एक बताइएगा वेद समाज की स्थापना कब और किसने की थी? और एक लास्ट बताइएगा बेटा प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? ठीक है, प्रार्थना समाज। अभी इतना ही रखते हैं, बाकी अब आप मेरे साथ मुझे आंसर बताते चलिए ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या क्या आंसर किया है। जैसे आत्मीय सभा तो मैम 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय जी ने इसको स्थापित किया था। हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू कॉलेज जो आपका यहां पर स्थापित किया गया था वो कब किया गया था ये बताओ? तो आप कहोगे 1817 में मैम। किस किसने किया था? तो डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय जी ने, डेविड हेयर के सहयोग से। और ये किसने किया था? तो आप कहोगे राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 में, ये भी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन बताओ अब कब स्थापित हुआ था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है। आर्य समाज बेटा जी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। मुझे ये बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया मैम 1897 में। किसने की थी? तो ये की थी आपके विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी, आप इनके गुरुजी का नाम था जो है क्या कहते हैं,
रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के लिए इन्होंने किया था। ठीक है। और वेद समाज की जब हम बात करते हैं तो वेद समाज लिखेगा 1864 में, और ये श्री धरलू नायडू ने मद्रास में की थी। श्री धरलू नायडू ने मद्रास में केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर, इसे क्या कहते हैं, वेद समाज को ही कहते हैं दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा मैम हमारे पास में आपका प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे कि मैम प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में, और संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे संस्थापक, आत्माराम पांडुरंग, ये इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। और एक और चीज, ये जो प्रार्थना समाज था इसमें इनके सहयोगी कौन थे, सहयोगी कौन थे ये आप बताएंगे, इसके सहयोगी कौन थे ये आप बताएंगे। आत्माराम पांडुरंग संस्थापक सदस्य थे, लेकिन इनके सहयोगी जिन्होंने, बहुत बढ़िया मैम, कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे जी। कौन थे बेटा जी, महादेव गोविंद रानाडे जी, महादेव गोविंद रानाडे जी, इन्होंने ही बेटा इसको प्रसिद्ध किया था। ठीक है, इन्होंने ही इसको आपके प्रसिद्धि दिलाई थी। अगर आपका आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में नहीं होगा तो महादेव गोविंद रानाडे जी बेटा आपका आंसर होगा। बहुत बढ़िया मैम, आपने बताया कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आपका हो जाएगा वो होगा बी, यानी समुद्रगुप्त आंसर होगा। और समुद्रगुप्त बेटा मैंने अभी बताया कि किसके बेटे थे, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। और इन्हें वीणा बाधक क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैम इनके सिक्कों पर क्या दिखाया गया है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और बेटा इसी को मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। जल्दी से बताओ किसने कहा था, और भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैम इन्होंने 9 आर्यव्रत यानी 9 उत्तर भारत के राजाओं और 12 दक्षिणाव्रत यानी 12 दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था। इन लोगों को क्या किया था, इन्होंने हराया था। मतलब ये कोई युद्ध नहीं हारे थे। और इनको किसने कहा था मैम, इनको कहा था विंसेंट स्मिथ ने, भारत का नेपोलियन। ठीक है, ये इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, और कारण है कि ये कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे थे। मुझे बताइए कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और ये प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की है इन्होंने, इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया, यानी समुद्रगुप्त की क्या की है, तारीफें की हैं। हरिशेन यहाँ पे इसका आंसर होगा। समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान रखना बेटा कि इन्हें क्या कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी माता कुमार देवी लिच्छवी वंश से संबंधित थी, तो इसीलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त बेटा विष्णु उपासक था। कौन था, विष्णु उपासक, यानी भगवान विष्णु की पूजा करता था। समुद्रगुप्त ने बेटा परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। परम भागवत भी उपाधि इन्होंने धारण की थी समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे आप कहते हैं, या कई बार जो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं बेटा, आप इनको क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। इनके दरबार में बेटा जी नवरत्न रहते थे, नवरत्न इनके दरबार में रहते थे। और कुमार गुप्त प्रथम की अगर आप बात करोगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त सेकंड और माता का नाम ध्रुव देवी था। ये सब बेटा आपको ध्यान रखना है। ये देखने में बड़ा इजी लगता है, इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तब पता चलता है कि हम इजी क्वेश्चन ही गलत करते हैं। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। बच्चे आगे आगे बोल रहे हैं और आपका ये उत्साह देखकर बड़ी खुशी होती है।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? और बेटा ये जो शब्द गढ़ा गया था ये 1866 में गढ़ा गया था। और इसको गढ़ने वाले कौन थे? तो बिल्कुल यहां पर अर्नेस्ट हैक्कल थे। जल्दी से बताओ, चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था? चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था? चार्ल्स डार्विन का संबंध किससे था? मुझे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। चार्ल्स डार्विन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका संबंध किससे था? बताइए जल्दी से, किससे था? विकास के सिद्धांत से। किससे था? विकास का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत। इसको लिख लेना। तो विकास का जनक इन्हें कहा जाता है, विकास का जनक। अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उन्हें गड्ढों में भरा जाना, उनका डिकम्पोजिशन करना, उनका भस्मीकरण करना, या उनको जलाना? तो आपने कहा कि मैम ये बिल्कुल गलत है, और बेटा जी आंसर होगा भस्मीकरण। यानी कि आप कह सकते हो उनको भस्म कर देना इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें अवशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है। अवशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है भस्मीकरण के अंदर। ठीक है, तो यहां पे अब आंसर जो होगा बेटा वो आपका, देखो मैंने टिक किया है सी पर और लिख रही हूं ए, तो सी आंसर होगा। इसमें अवशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है। ठीक है, ये आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा? बेटा ये एक मस्जिद है, बताइए किसने बनवाया था? ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। और आपको बता दूं कि संस्कृत कॉलेज को तोड़कर बनाया गया था। संस्कृत कॉलेज को तोड़कर इसको बनाया गया था। और बेटा उस शासक का नाम आपको मुझे बताना है, क्या नाम था उसका? बहुत बढ़िया मैम, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बारे में बात करोगे तो 1206 से 1210। कौन था ये? गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था। और बेटा इसके बारे में एक और चीज सुन लो कि ये गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम। इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, राजधानी बेटा इसने बनाई थी अपनी लाहौर। आप मुझे बताएंगे कि इसकी सैन्य राजधानी कहां पर थी? आप मुझे बताएंगे इसकी सैन्य राजधानी कहां थी? आप मुझे बताएंगे इसकी मृत्यु का कारण, बहुत पूछा जाता है मृत्यु का कारण। मृत्यु हुई थी बेटा इसकी, आपको बता दूं 1210 में। और कहां पर हुई थी? लाहौर में। और बेटा यहीं लाहौर में। और इसका क्या बनाया गया है? लाहौर में मकबरा। लाहौर में इसका मकबरा भी है। और ये किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश ने इसका मकबरा लाहौर में बनवाया। आपने उत्तर कर दिया होगा कि मृत्यु का कारण था मैम चागोन खेलते समय। चागोन खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। चागोन खेलते समय घोड़े से गिरकर मैम इसकी मृत्यु हुई थी। घोड़े से गिरकर। इसकी सैन्य राजधानी क्या आपने मुझे बताई है? क्या आपने बताया है कि इसकी सैन्य राजधानी क्या है? तो सैन्य राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहां पर है? दिल्ली के अंदर। अब इसने ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसके अलावा बेटा इसने बनवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था। और बेटा इसने क्या किया था? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसने नींव रखी थी मतलब शुरू करवाया था, निर्माण कार्य शुरू किया था इसने। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? निर्माण कार्य पूरा बताइए किसने किया था? और बेटा जी इसे अगर मैं बोलूं तो मैं आपसे पूछूंगी कि इसको रिनोवेट किसने करवाया था? ठीक है, जब ये क्षतिग्रस्त हो गई तो रिनोवेट किसने करवाया? तो बिल्कुल सही है कि निर्माण कार्य मैम इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश जो आपका गुलाम वंश का तीसरा शासक है।
और रिनोवेट कराया था एफएसटी ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन में ही बताया गया है कि ये अजमेर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही। अब इसी बात पे मुझे बता दो, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये आपका कहां पर स्थित है? और बेटा कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये भी बता दो। यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये भी बता दो। तो मैम ये दिल्ली में है, वेरी गुड। और कुतुब मीनार आपका कहां पर है? ये भी दिल्ली में। लेकिन मुझे बताओ यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? मुझे आपसे बहुत बढ़िया जिस बच्चे ने कहा कि मैम 1993 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो बहुत आसान प्रश्न है कि मैम दादा भाई नौरोजी को, लाला लाजपत राय जी को बेटा जी हम क्या कहते हैं? पंजाब केसरी कहते हैं, पंजाब केसरी कहते हैं। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं। बेटा आईएनसी के 3 बार अध्यक्ष थे, बताइए कब कब? आईएनसी के 3 बार अध्यक्ष बताइएगा बच्चे, कब कब बने थे? ठीक है, लाला लाजपत राय आपके यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य। और बेटा जी ऐसे ये आपके पहले भारतीय थे, पहले भारतीय आपके कौन थे? यही थे। और ये आपके 1892 से लेकर 1895 तक यहां पर सदस्य रहे थे। आपके अध्यक्ष आपने बताया होगा कब कब रहे? तो मैम एक रहे 1886 में, एक बार 1893 में, और एक बार 1906 में। जब 1906 में रहे तो यहीं पे इन्होंने क्या कहा, यहां पे आईएनसी ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। और ये अधिवेशन हुआ था बेटा 1906 वाला कलकत्ता में। और लाला लाजपत राय जी के बारे में यहां पे लिख दीजिएगा कि इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु साइमन कमीशन के कारण हुई थी, साइमन कमीशन में लाठी चार्ज के दौरान हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में सदस्य चुने गए। उसके बाद बेटा इन्होंने क्या किया, दादा भाई नौरोजी का एक बहुत ही फेमस पत्र था जिसका नाम है राफ्त गोफ्तार। क्या था? राफ्त गोफ्तार। बेटा इन्होंने ही पहली बार की थी प्रति व्यक्ति आय की गणना, बताइए कब की थी? प्रति व्यक्ति आय की गणना पहली बार करने वाले आपके भारत में दादा भाई नौरोजी थे। तो कब की थी? तो मैम 1867 से 68 के बीच में, जो कि इन्होंने 20 रुपए बताई थी। इन्होंने लिखा था बेटा जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्या है मैम? इनकी बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये बुक बेटा इन्होंने लिखी थी और इसमें बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज हमारे देश भारत को लूट रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं की बुक है। ये सब दादा भाई नौरोजी के बारे में फैक्ट्स आपके पास इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आंसर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा बेटा जी? इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था, और बेटा किसने किया था ये मैं बता देती हूं। तो आपके एक थे यहां पर स्कॉटिश वैज्ञानिक, ठीक है, स्कॉटिश वैज्ञानिक जिनका नाम है ग्राहम वेल। ठीक है, क्या नाम है इनका? आप कहोगे अलेक्जेंडर ग्राहम वेल, अलेक्जेंडर ग्राहम वेल। ठीक है, इन्होंने किया था। और कब किया था? तो आप कहोगे कि मैम इन्होंने किया था आपका 1876 में। कब किया था बेटा? 1876 में। और उसके बाद इन्होंने क्या ले लिया था? 1877 में इसका पेटेंट ले लिया। किसका? तो आप कहोगे फोन का।
इसका पेटेंट इन्होंने कब ले लिया? 1877 में। और बेटा टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ तो इसने संचार प्रणाली में एक बहुत बड़ा विस्तार कर दिया, क्योंकि आज आप किसी को भी फोन करके कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1876 में आविष्कार, 1877 में पेटेंट, और टेलीफोन के आविष्कार ने संचार प्रणाली को बदलकर रख दिया, उसका काफी यहां पर कह सकते हैं बातचीत का जो है विस्तार कर दिया। अब देखो प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा आपकी किसने की थी, यह क्वेश्चन बेटा यहां पे पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे कि यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो लास्ट में जरूर मुझसे बोल देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, या कोई भी अगर आपको लग रहा है एरर हो गया है तो वो भी बता देना। तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल सही है, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। बेटा बताना कब की थी, ठीक है। और ये जो सीधी कार्यवाही दिवस है, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है 1946 को कलकत्ता किलिंग के रूप में भी जाना जाता है। कलकत्ता किलिंग के रूप में क्यों जाना जाता है बेटा? क्योंकि इस दिन पता है क्या हुआ था? इस दिन बेटा जब ये आपकी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसकी जब घोषणा की गई थी, तो बेटा अगर मैं बात करती हूं, ये की गई थी 16 अगस्त 1946 को। और ये किसके लिए थी? ये कहा गया कि भैया भारत से अलग क्या बनाओ? भारत से अलग पाकिस्तान, भारत से अलग पाकिस्तान बनाओ। इस चीज के लिए मजबूर करने के लिए ये किया गया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको किया था। और कलकत्ता में इसे किलिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कलकत्ता में क्या हुआ था? कलकत्ता में हुए थे मैम सांप्रदायिक दंगे। दंगे नहीं बेटा, कत्लेआम कह सकते हैं। और ये किस किस के बीच हुए थे? हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में हुए थे। जिन्ना ने कहा था कि या तो भारत से अलग पाकिस्तान, नहीं तो भारत नष्ट होगा। भारत ने अलग पाकिस्तान, या नहीं तो फिर क्या होगा? भारत नष्ट होगा। तो ये इतना भयंकर दंगे थे कि मैं और आप तो केवल पढ़ते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप मुझे ये बताओ, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग जो है, बताइए जल्दी से, मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने? बिल्कुल सही है कि मैम पाकिस्तान की जो मांग की गई थी, पाकिस्तान की आधिकारिक रूप से जो मांग की गई थी वो 1940 में हुई थी। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, ठीक है। और बिल्कुल सही है मैम, 1913 वाले बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैम 1913 में की गई थी। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। बाकी हम देख चुके हैं कि 1 मई को क्या होता है, ठीक है, बताइए जल्दी से। यहां पे आपने बोला कि मैम 16 मई इसका आंसर होगा, ठीक है, बी इसका आंसर होगा 16 मई। जिस बच्चे ने बोला है बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया आंसर उसने किया। अगला क्वेश्चन, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? और वापस कब लिया था? तो आप कहोगे 12 फरवरी 1922 को इन्होंने वापस ले लिया था। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि शुरू कब हुआ था। तो शुरू हुआ था बेटा जी 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको मैंने बता दिया कि चोरा चोरी जो है यहां पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। और बेटा जी ये 4 फरवरी 1922 को कहां पर हुआ था? तो मैम गोरखपुर यूपी में हुआ था, गोरखपुर यूपी में हुआ था। और इसमें जब पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई थी तो 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे, 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी, ठीक है। और इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। और जब आपकी आग लगी थी तो मुझे यह बताओ कि इस पुलिस स्टेशन में हेड कौन था? पुलिस स्टेशन में हेड कौन था? और मुझे यह बताओ कि भीड़ का हेड कौन था? ये 2 क्वेश्चन और बताओ मुझे। पुलिस स्टेशन का कौन था यहां पे, बताइए जल्दी से। तो आपने बताना है, जल्दी से देखूंगी कितने बच्चे आंसर करते हैं।
जल्दी से बताइए कौन था यहां पर। तो आप कहोगे कि मैम यहां पर तो था गुप्तेश्वर सिंह, ठीक है, गुप्तेश्वर सिंह था, जो कि कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा। और भीड़ का कौन था ये आप ही को बताना। बहुत बढ़िया मैम, भगवान अहीर। नेहा ने आंसर किया है कि भीड़ के थे भगवान अहीर। तो ये आपकी यहां पर घटना थी और इसके कारण गांधी जी ने क्या कर दिया था, 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यानी आपका सहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह बल जो पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है। तो बेटा पूरा आपका यहां डेफिनेशन दे रखा है। तो उस बल को क्या कहते हैं मैम, उसे हम कोरियोलिसिस बल कहते हैं। बिल्कुल सही है, डेफिनेशन पूरी दे रखी है। और बेटा जी आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन ये है। कल का मतलब क्या है, मंडे से। इसका आंसर आप मुझे देंगे होमवर्क में और फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी अगली क्लास में। उम्मीद करती हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है बेटा तो स्माइली करते हुए बाय कहना, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। कल क्लास नहीं होगी बेटा, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ लीजिए। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, आपका कमेंट मुझे दिख जाएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट अगेन एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। क्लास कैसी लगी एक कमेंट जरूर कीजिएगा।